सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। चैप्टर नंबर 10 है जो कि BHDLA 137 का ये कोड है। BHDLA 137 सेकेंड ईयर का कोड है हिंदी का। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट से लेके 10 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है, 11 भी और 12 भी कंप्लीट हो चुका है। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये एक लास्ट चैप्टर बच चुका है जो कि आपके BHDLA का कोर्स का है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है सृजनात्मक लेखन की भाषा। देखो, सृजनात्मक लेखन की भाषा जो है, लेखन की एक भाषा होती है। हम पहले चैप्टर के नाम से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, लेखन की भाषा क्या होती है भाई? लेखन की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सुगम होना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्तियों को आसानी से पढ़ सके। अब जैसे मान लो जाए कि ये पुस्तक लिखा है, ये लेखन है। लेखन ही तो एक लेख के माध्यम से ही तो ये पुस्तक लिखा गया है। अब ये पुस्तक आसान शब्दों में ना होकर कठिन शब्दों में होता, या फिर बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कठिन होता, तो क्या उसे पढ़ने में आसानी होती? सब लोग पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते ना। तो इसीलिए जो लेखन की भाषा होती है सरल तथा सुगम होती है और सुसज्जित शब्दों का प्रयोग में किया जाता है, ताकि इसमें ये भी ध्यान में रखा जाता है कि लेखन जो किया गया है किसी जाति पात या फिर धर्म अधर्म के खिलाफ व्यंग तो नहीं कर रहा, तो वो हमारा लेखन की भाषा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें यह भी देखा जाता है कि लेखन की जो भाषा है ना, वो हमारे आम बोलचाल की भाषा के अनुसार ही होनी चाहिए, ताकि हम आम बोलचाल की जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा लेखन की भाषा होना चाहिए। ठीक है, तो लेखन की भाषा समझ में आ गया सभी स्टूडेंट? टेल मी, एक बार क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक लेखन की भाषा? ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ड की, देख लेते हैं सृजनात्मक लेखन। देखो, सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन करना, यानी कि रचना करना। तो ये हम रचना क्या करेंगे भाई? लेखन की रचना करेंगे कि जैसे हमारा कोई रचना हुआ था, हम उसी तौर तरीके को ना देखकर हम एक नए तरीके से रचना करें, वही हमारा सृजनात्मक लेखन कहलाता है। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो सृजनात्मक लेखन का मतलब होता है कि सृजन करना, यानी कि रचना करना। अब जैसे कि क्या है कि हम मान लो कि पहले हम आपके हिंदी में अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार हम लेख लिखा करते थे। पहले क्या होता था? पद लिखा, पद में लेखन क्रिया होता था, ब्रज भाषा लिखा जाता था, फिर उसके बाद अरबी, फारसी, उर्दू। ठीक है, इन भाषाओं के माध्यम से हम अपने लेख लिखा करते थे। तो इन लेखन में क्या हुआ? परिवर्तन किया गया, सृजन किया गया, चेंजेस लाया गया। अब क्या है? पद की जगह पे गद को प्रयोग किया जाने लगा। अब आपका बोल सकते हो ब्रज भाषा में आपका खड़ी बोली, देवनागरी लिपि, इन सभी लिपियों का प्रयोग में किया जाने लगा। ठीक है, अब देखो, लिखने का प्रोसेस तो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अब क्या है, मान लो कि कोई रास्ते पे कोई इंसान मंजिल पाता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सकारात्मक रास्ते को अपना के, कोई नकारात्मक रास्ते को अपना के मंजिल पा तो दोनों ही रहे हैं। यानी कि हम सृजनात्मक का मतलब होता है कि कोई भी रचना जब पूर्ण रूप से हो चुकी है, उस रचना के अनुसार ना चल के एक नया परिवर्तन को ही सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। क्लियर है? तो अब हमारे इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं उद्देश्य के बारे में। तो हमारा 10.0 है उद्देश्य। देखो, उद्देश्य का मतलब होता है जब हम किसी रचना को आगे बढ़ाते हैं तो वो रचना समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान का निर्माण हो चुका है बहुत पहले ही। ठीक है, 1947 में ही हमारा संविधान लागू हो चुका। ठीक है, लेकिन 1947 में संविधान लागू हो चुका, जो अनुच्छेद थे, जो आर्टिकल थे, क्या उन आर्टिकल में परिवर्तन नहीं किया गया? चेंजेस लाया गया ना। संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, तो संशोधन हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? तो वही हमारा सृजनात्मक कहलाता है।
ठीक है। तो इस रचनात्मक लेखन का माध्यम हमें यही देखना दिखाता है कि समय समय पर लोगों को शिक्षित होने के कारण, लोगों का शिक्षित होने के कारण, उनको समझने सरल हो जाने के कारण हम क्या है, अब रचनाओं में सृजनात्मक व्यवस्थाओं का उत्पत्ति देखें। ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने आप में ही अपनी रचनाओं में धीरे धीरे परिवर्तन करने लगे। तो वही हमारा सृजनात्मक लेखन कहलाता है। क्लियर हो गया? ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना का। देखो, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब जैसे कि आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का लाइक ए इंट्रोडक्शन होता है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्तावना है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि लेखन की भाषा में जो सृजनात्मक अध्ययन होता है वो जिस तरीके से होता है, इसमें हम ये क्या करते हैं, हम अपने सरल तथा व्यवस्थाओं अनुसार जो हम भाषा का प्रयोग पहले किया करते थे, जो हम लेखन का प्रयोग किया करते थे, उन्हें लेखन व्यवस्थाओं में अब हम प्रतिक्रिया के माध्यम से परिवर्तन करने लगे। वही हमारा सृजनात्मक लेखन का इस पाठ्य का प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया, यानी कि प्रस्तुत किया गया, रिप्रेजेंटेशन किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा ये देखने को मिलता है कि सृजनात्मक लेखन को हम रचनात्मक लेखन भी कह सकते हैं। लेकिन रचनात्मक लेखन कब कहलाएगा? रचना का मतलब होता है किसी चीज की क्रिएटिविटी कर देना। ठीक है, और सृजनात्मक का मतलब होता है कि जिस चीज की क्रिएटिविटी की जा चुकी है उसके अनुसार हम अपने आप को बदल के आगे बढ़े। उदाहरण के तौर पे मान लो कि पहले आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, भाई स्कूल्स हुआ करते थे। अब क्या है, धीरे धीरे स्कूल्स में डेवलपमेंट आने लगा, भाई प्राइवेट होने लगा। प्राइवेट में भी अलग अलग फैसिलिटीज होने लगा, स्मार्ट क्लास होने लगा, प्रोजेक्ट बेसिस होने लगा। ठीक है, लाइव क्लासेस होने लगा। तो क्या है, अब देखो वहां से स्टैंडर्ड कहाँ बढ़ता चला गया। प्रोसेस तो दोनों चीज एक ही हो रहा है, भाई पढ़ाई दोनों में हो रहा है, लेकिन ठीक है तरीका बदल गया। यही बोला जाता है सृजनात्मक, यानी कि जो चीज हो चुकी है उस चीज में हम परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस ला देते हैं। एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, फ़ोन है। फ़ोन में आप लोग देखते हो कि अलग-अलग, जैसे पहले क्या होता था, कीपैड फ़ोन होते थे। फिर धीरे-धीरे थोड़ा एक छोटा-सा स्मार्टफ़ोन आने लगा। स्मार्ट नहीं मतलब टच फ़ोन आने लगा। ठीक है? उसमें आपका देखने को मिला कि टच के फीचर बढ़ा दिए। ठीक है? टच के फैसिलिटीज़ बढ़ा दिए। उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, आपका एंड्रॉयड आने लगा। एंड्रॉयड में भी आपका 4G, 2G, 3G आने लगा। ठीक है? धीरे-धीरे और ज़्यादा एप्लीकेशन अपडेट हुआ, तो उसमें क्या है 5G भी आ गया अब। तो ये क्या हुआ, फ़ोन तो वही है, मतलब फ़ोन में अब परिवर्तन आने लगे। यही बोला जाता है सृजनात्मक। अब इसमें लेखन में क्या, ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि सृजनात्मक लेखन में हम क्या हुआ कि पहले आपका जो गद पद में लिखा जाता था उसमें अब गद में कर दिया गया। ब्रज भाषा में लिखा जाता था खड़ी बोली कर दिया गया। ठीक है, तो यही हमारा सृजनात्मक लेखन का व्यवस्था है। ठीक है, तो हमारा प्रस्तावना क्लियर होता है। अब हम बात कर लेते हैं सृजनात्मक लेखन का विशिष्टता। देखो, विशिष्टता का मतलब होता है कि विशिष्ट यानी कुछ स्पेशल। अब सृजनात्मक लेखन में क्या स्पेशल है, भाई हम जो साहित्य लेख लिख रहे हैं वो शास्त्री भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, समाज शास्त्र भी हो सकता है, अर्थशास्त्र भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी श्रेणी में हम किसी चीज की रचना कर चुके हैं। अब मान लो कि अब एग्जाम्पल देता हूँ कि इतिहास। अब इतिहास में सृजनात्मक कैसे हुआ, पहले जैसे कि अब बात कर लेते हैं हमारे इतिहास में डच आए, पुर्तगाल आए, यूनान आए, आपका बोल सकते हो कि आपके अंग्रेजी शासन आया, ब्रिटिश आया, अपने बोल सकते हो यूरोपीय कंपनी आए। ठीक है, मुगल भी आए थे। तो इनमें क्या है, इनमें हर एक चीज में सबका अलग अलग क्या हुआ, मतलब हम हमारे ऊपर शासन किया। मोटिव क्या था इनका, शासन करना। तरीका इनका अलग था। तो ये क्या है, इतिहास का सृजनात्मक। क्लियर है? अब बोल सकते हो समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का सृजनात्मक क्या है भाई, पहले आपका बोल सकते हैं कि समाज में क्या होता था, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, क्रूर प्रथा, स्त्रियों को मतलब बोल सकते हो हीन भावना से देखना। ठीक है, ये क्या था, समाज समाज की एक व्यवस्था थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे समाज शास्त्र में जैसे कि हमारे रूढ़िवादी धारणा थी। अब रूढ़िवादी धारणा को समाप्त करके फिर भी समाज को चलाया जा रहा है ना, तो वो भी हमारा एक समाज शास्त्र का सृजनात्मक कहलाता है। ठीक है, अब रसायन शास्त्र का क्या है भाई, रसायन यानी कि केमिकल बोल सकते हो, रासायनिक व्यवस्था में जो हमारे
बोल सकते हैं अलग-अलग हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया या फिर अलग-अलग जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका HCl हो गया, चाहे आपके बोल सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इन सभी चीज़ का ये रसायन शास्त्र है। क्या है? रसायन, रसायन है ना? तो अब इसमें क्या है, धीरे-धीरे इनमें भी तो चेंजेस लाया जाता है, इनमें भी तो कुछ इन्वेंशन किया जाता है, वो भी हमारा सृजनात्मक है। इट मीन्स कि जो आपका 10.2 है ना, सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता, ये बता रहा है कि सृजनात्मक एक विषय पे सीमित नहीं है, ये सभी विषय पे लागू होता है। इतिहास में भी लागू हुआ, अर्थशास्त्र में भी लागू हुआ, समाज शास्त्र में भी लागू हुआ और साहित्य क्रिया में भी लागू हुआ। एवरीवन एग्री विद मी? जो मैं ये बात समझाया सभी को समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो सृजनात्मक का क्या होता है ना कि किसी चीज की रचना हो चुकी है, उसमें हम ना परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हमारा सृजनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10.2 है सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता। तो देखो इतिहास में मान लो कि हमारे ऊपर डच भी राज किए, पुर्तगालियों भी ने राज किया, आगे मुगल शासन ने भी राज किया, अंग्रेजी शासन ने भी हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिश ने भी और बोल सकते हो यूरोपीय कंपनियों ने भी राज किया। इनका मतलब राज करने का मोटिव ही था, यानी कि सबने क्या किया, हमारे ऊपर शासन किया। मोटिव तो एक ही था, मंजिल क्या था, शासन किया इन्होंने। लेकिन अब ये बताओ शासन किया, सबने अपने अपने तरीके से शासन किया ना। ये तो है नहीं कि भाई मुगल शासन ने जिस तरीके से मुगली सिक्के का आविष्कार किया, भाई अंग्रेजी शासन ने भी सिक्के का आविष्कार उसी तरीके के किया। ऐसा नहीं है ना, सबका अलग अलग शासन करने का तरीका था। तो क्या है, लेकिन शासन सबने किया। तो यही है इतिहास का सृजनात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया अब? ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि विज्ञान के अनुसार विज्ञान क्या है। विज्ञान भी एक सृजनात्मक लेखन का बोल सकते हो सृजनात्मक व्यवस्था का एक विषय क्षेत्र है। विज्ञान में क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज की रचना होती है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ रचना होता है। मान लो कि कोई भी आपका देखा जाता है, जैसे हम आपके बोल सकते हो चंद्रयान 3 मतलब लॉन्च कर दिए, ये भी तो एक विज्ञान है। मिसाइल पहले भी जा चुकी थी, लेकिन हमने क्या किया, उसमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ा के, और ज़्यादा बोल सकते हो स्टडीज़ का एंगल बढ़ा के कि चाँद की क्या करेगा, क्या सब चीज़ आपका देख बोल सकते हो कि चाँद की स्तर पर उतर कर उसका क्या मोटिव है, सबका एक अलग-अलग फीचर कर दिया ना। तो यही है हमारा विज्ञान। ठीक है, अब उसके बाद हम बोल सकते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के विषय में भी हमारा बोल सकते हैं कि सृजनात्मक देख सकते हैं। विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, आपके बोल सकते हो प्रचार नॉर्मली किया जाता था पैम्पलेट्स के समाचार पत्र के माध्यम से। आज देखो टेलीविजन का सहारा लिया जाता है, आप क्या बोल सकते हो कि अलग अलग बोर्डिंग का सहारा लिया जाता है। ठीक है, आपका बोल सकते हो चैनल वगैरह का सहारा लिया जाता है, आपके फ़ोन में सोशल मीडियाज़ का सहारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूट्यूब ही देखते हो, तो यूट्यूब पे देखने पे आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। पहले सबको ऐसे ही मिलता था एडवर्टाइजमेंट, नहीं मिलता था ना। तो क्या है, हर एक क्षेत्र का ना जो है ना विषय क्षेत्र, वो उसमें सृजनात्मक व्यवस्था को हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, हाँ, बिल्कुल ही मतलब वो क्या होता है कि अट्रैक्टिव सा, ठीक है, मन को मोहने वाला वाली बात हो जाती है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप लोग यहाँ पे हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ठीक है, अब आपके सेकेंड ईयर में आप लोग आ गए, तो थोड़ा सा बुक का लेवल, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो ये भी तो एक सृजनात्मक है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हमारा सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे की भाषा का प्रयोग करते हुए हम उसमें उसकी व्यवस्थाओं में, उसके भाषा में परिवर्तन कर देते हैं। पहले जो कहानियाँ लिखा करते थे, जो हम बोल सकते हो कि आपके कविताएँ लिखा करते थे, उन सभी कविताओं का जो स्वरूप है धीरे-धीरे बदल कर आगे बढ़ाया गया। भाषा की बात कर लीजिए तो संस्कृति भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है सृजनात्मक लेखन के रूप में। क्योंकि सृजनात्मक लेखन की जो क्रिया है ना, संस्कृति, आप लोगों को भी पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा का निर्माण है, संस्कृति भाषा का देन है। तो ये भी हमारा सृजनात्मक व्यवस्था के रूप में ही देखने को मिला। ठीक है, बड़ी मात्रा में संस्कृति व्यवस्था को हमारे रूप में आगे बढ़ाने को देखा जाता है।
ठीक है? तो ये था हमारा बोल सकते हैं पूर्ण रूप से सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता जो हमारा 10.2 है जो कि कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं 10.2.1 गद्य लेखन। ठीक है, तो ये हमारा गद्य लेखन है। देखो बात कर लेते हैं गद्य लेखन। देखो गद्य क्या होता है ना, एक कहानी, उपन्यास या फिर बोल सकते हो एक कविता या फिर एक निबंध, एक नाटक के रूप में लिखा गया, वो हमारा गद्य लेखन होता है। गद्य में जो भाषाओं का जो प्रयोग होता है ना, शब्दों का प्रयोग होता है, वो सरल तथा बोल सकते हो सुगम होता है। इसमें सभी लोग आसानी से शब्दों का प्रयोग कर सके, समझ सकते हैं। ठीक है, भाई कहानी कोई होगी, हिंदी में कोई कहानी लिखी है, भाई कोई भी पढ़ के समझ जाता है ना। उपन्यास भी कोई समझ जाता है, निबंध भी लिखा जाता है वो भी समझ जाता है, कोई नाटक होता है वो भी समझ जाता है। तो गद्य की जो भाषा होती है ना, जो भाषा शैली, वो सरल तथा सुगम होता है। इसमें क्या है ना, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, आसानी तथा बोल सकते हो कि सरल भाषाओं का प्रयोग करके यहाँ पर अपने बातों को रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब जो आपका बोला जाता है कि 10.2 है, 10.2.2 है पद लेखन। देखो पद लेखन जो होता था ना, वो कवि के रूप में, एक कविता के रूप में लिखा जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि सभी लोगों को थोड़ा भाषाओं का क्या होता है कि यहाँ पे छंद और बोल सकते हो कि लयात्मक स्वरूप देखने को मिलता था। यहाँ पे बोल सकते हो अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता था। इसको समझने के लिए बोल सकते हो वाक्यों को तोड़ के समझना पड़ता था। इसे समझने के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो पद लेखन का स्वरूप है ना, वो हमारे 1850 से पहले लिखा जाता था। आज भी देखो लिखने का मतलब आज भी लिखा जाता है। 1850 से पहले पद लेखन का विस्तार हुआ। ठीक है, 1850 से पहले आपका पद लेखन का मतलब लिखने का प्रचलित व्यवस्था था। लेकिन जब भारतेंदु युग आया ना, उसके बाद पद लेखन को चेंज करके गद्य में परिवर्तन कर दिया गया। और परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि पद को समझना थोड़ा कठिन होता था। अब आपको भी पता है कि 1850 में भारतीय लोग शिक्षित थोड़ी ना थे। भारतीय लोग कितने शिक्षित थे, कितने परसेंट शिक्षित थे, 1% भी बहुत मुश्किल से थे। तो भाई उन्हें पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो भारतेंदु काल में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही बोल सकते हो इस काल का विस्तार किया गया। उनके नाम से ही इस काल का बोल सकते हो नामकरण हुआ। ये आप हिंदी साहित्य के जो बोल सकते हो कि सेकंड ईयर का ही कोड है, BHDC 133 में आप लोग पढ़ोगे कि कौन से सन में लेखकों के माध्यम से पद को परिवर्तन कर दिया गया। तो ये क्या है, सृजनात्मक है। भाई पहले पद में लिखा जाता था, अब गद्य में लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा सृजनात्मक लेखन है। वर्तमान समय में जो पद व्यवस्था है उसे हम गद्य व्यवस्था के रूप में लिखते हैं, जिसमें हमें शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो सभी लोगों को समझ में आ सके, इस प्रकार का शब्दों का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा 10.2.2 भी क्लियर होता है, पद लेखन जो क्लियर होता है। अब बात कर लेते हैं हम सृजनात्मक लेखन की भाषा। हमारा 10.3 है सृजनात्मक लेखन की भाषा। अब देखो भाषा की बात कर लेते हैं। मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है वो भाषा उसके लिए सरल होती है। ठीक है, और उसके द्वारा जो अपनी भावनाओं का प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादातर अपने भाषा में ही प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पे कोई भी मनुष्य अपनी भावना प्रस्तुत करता है, तो आप लोग देखते हो कि बेशक कोई अगर इंसान इंग्लिश बोलता हो, भारतीय लोग इंग्लिश बोलने लगा है, तो वो इंग्लिश बोलता हो, लेकिन जब उसकी भावनाएं प्रकट होती है ना, तो वो ज़्यादातर हिंदी बोल ही देता है। ठीक है, तो क्या है कि मनुष्य की जो सृजनात्मक लेखन की भाषा है ना, वो अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, और आपने भी देखा होगा कि इंग्लिश का हम कितना भी लेक्चर दे दें, ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा हमारे दिलों को छूती है, ऐसा माना जाता है। हिंदी भाषा क्या होती है, हमारे बोल सकते हो कि दिलों को छूती है, हमारे एक बोल सकते हो भावनाओं को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो जो हमारा जो मनुष्य की जो भाषा है, जिस भाषा का मनुष्य शुरू से ही प्रयोग करता आया है, उसी भाषा का उसके बोल सकते हो कि उसके जीवन में, उसके व्यवस्थाओं में, उसके भावनाओं में वो भाषा हमें दिखाई देता है, उसका झलक हम देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
अब इसके रूप में हम ये देखते हैं कि भाषा संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्था का समृद्ध है। यानी कि जो भाषा है वो सांस्कृतिक भाषा का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हमारा हिंदी भाषा का जो विस्तार है वो सांस्कृतिक की भाषा के रूप में ही हुआ है। जिसके तहत आज हम हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, हम अपने व्यवहार में, अपने जीवन में हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, वो हमारा संस्कृति का ही देन है। ठीक है? जिसके माध्यम से हम इन भाषाओं का प्रयोग करके अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में अपने जीवन को जीने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है? और रचना के रूप में देखा जाए तो इन भाषाओं में हमने समय समय पर रचना करते हुए अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर किया। जैसे कि पहले आप बोल सकते हो, भाषा की बात कर ली जाए तो आपके ब्रिज भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब खड़ी बोली और खड़े बोल सकते हो देवनागरी लिपि का विस्तार रूप में हम अपने जीवन में दैनिक जीवन में अपनाते हैं। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे कुछ पंक्ति बोलूँ, गगन में मेघ गिरते हैं, तुम्हारी याद गिरती है, उमड़कर विवश बूंदे बरसती है, तुम्हारी सुधि बरसती है। ना जाने अंतर आत्मा में मुझे कौन कहता है, लोक जीवन के शब्द में सार्थक और सृजनात्मक अर्थ रचा गया है। ठीक है? तो इसमें इस पंक्ति में आपने देखा कि एक बोल सकते हो कि ये क्या है, गगन में मेघ गिरते हैं, तुम्हारी याद गिरती है। यानी कि मतलब यहाँ पे एक प्रेम रूपी व्यवस्था का दर्शन प्रस्तुत किया गया है कि गगन है, यानी कि बोल सकते हो जो आकाश है, जिस तरीके से आकाश से जैसे वर्षा होती है, तो तुम्हारे आंखों से बोल सकते हो कि तुम्हारे आंखों और मेरी मतलब मेरे अंतर आत्मा से तुम्हारे लिए प्रेम व्यवस्था का विस्तार होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक सृजनात्मक व्यवस्था के रूप में लिखा गया लेख है। क्लियर हो गया? ठीक है? तो हम इन जो भाषाओं का प्रयोग करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने जीवन में बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, उसमें कुछ भी अपने हर एक चीज के लिए वो सृजन करने के लिए आजाद है। यानी कि बोल सकते हो उस पे कोई भी सीमा लागू नहीं है। अब मान लो कि भाई आपको पता है कि आप लोग हिंदी बोलते हो, तो हिंदी बोलते हो, आप शुद्ध हिंदी भी बोल सकते हो, प्योर हिंदी भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि हिंदी का मिक्सअप करके भी बोल सकते हो। ठीक है? यानी कि जो चीज़ें आपके लिए सरल है, आप उसके अनुसार रचना कर दे रहे हो, सृजन कर दे रहे हो। ठीक है? जो कि मनुष्य हमेशा से करते आया है। क्लियर है? अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि पहले आपके बोल सकते हैं कि 100 सीसी की बाइक आती थी, अब क्या है 200 सीसी की, 400 सीसी की। यानी कि अब क्या है, पहले क्या होता था, बाइक में नॉर्मल स्पीड होती थी 60 से 65 70 तक चली जाती थी। आज के बाइक देखो तो 200 से 300 की स्पीड भी भाज रही है। ठीक है? तो ये क्या है, हमने सृजन कर दिया, यानी कि रचना कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया। ठीक है? अब उसके बाद हमारा 10.3 है, 10.3.1 है, यानी कि बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा। यानी कि जब बोलचाल की भाषा है और लिखित भाषा है, दोनों में सबसे बड़ी जानते हो फर्क क्या है? बोलचाल की भाषा वह भाषा होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं। ठीक है? बोलकर। अब लिखित भाषा की बात कर लेते हैं। लिखित भाषा में हम एक भाषा का प्रयोग करते हुए लिखकर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो हमारा लिखित भाषा कहलाता है। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? सभी को डाउट, कोई कोई भी डाउट तो नहीं? ठीक है? अब उसके बाद हमारा बोल सकते हैं तो बोलचाल की जो भाषा होती है ना, आम जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसको प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम बोलचाल की भाषा को ही सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब मान लो कि भाई लिखित भाषा में हम हर चीज़ बात नहीं कर सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मम्मी से रोटी माँग रहे हो, तो आप अपनी मम्मी को लिख के दो कि मम्मी मेरे को 2 रोटी और चाहिए? नहीं ना। फिर उसके बाद आपकी मम्मी ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ बेटा, लिख कर बोलेंगे कि हाँ बेटा मैं लेके आ रही हूँ, ऐसा नहीं है ना। यानी कि लिखित भाषा जो है मतलब एक निश्चित सीमाओं तक ही बाधित है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है वो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन को जीने के लिए, सुगम करने के लिए, आसान करने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बोलचाल की भाषा जो है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है? अब इसमें हम ये देखेंगे कि बोलचाल की भाषा में एक और बात आती है, ऐड कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, अपने हम बोलचाल के प्रयोग करते हैं, तो वो हमें सामने वाले व्यक्तियों को देखना पड़ता है। सामने वाले व्यक्तियों का सामाजिक वातावरण भी देखना पड़ता है, सांस्कृतिक रिश्ता भी देखना पड़ता है
कि भाई हम जो भाषा बोल रहे हैं, अब मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ भी बोल दूँ। अब मान लो कि मेरे को अपने ताऊजी से बात करना है, अपने दादाजी से बात करना है, तो भाई मेरे को पता होना चाहिए ना कि भाई बात करने का एक तरीका क्या होना चाहिए, सेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए। तो बोलचाल की भाषा ये भाषा होती है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, हमारा रिश्ता क्या है, उसके अनुसार हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए सुसर्जित तथा बोल सकते हो कि नम्र निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो बोल सकते हो निम्रता, ठीक है? तो हम बोलचाल की भाषा में हम ये देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, उसके अनुसार हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम अपने दादाजी से बातचीत करते हैं, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे दादाजी क्या कर रहा है? खाना लेके आऊँ? ऐसे नहीं बात, मतलब हरियाणा वाले बात करते हैं वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो टोन होता है, हम क्या बोलते हैं, दादाजी आपके लिए खाना लेके आऊँ? आपको भूख लगे तो कुछ लेके आऊँ? दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? इस तरीके से हम बोलते हैं। तो बोलचाल की भाषा होती है, हमारा क्या है, हमारे टोन में वो क्या है, सामने वाले व्यक्ति के लिए हमें सम्मानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करके हम अपने बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है? ठीक उसी प्रकार लिखित भाषा। लिखित भाषा में भी हम किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को लिखकर प्रस्तुतिकरण करते हैं या फिर लिखकर बताते हैं, तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को हम मतलब किस व्यक्ति को हम अपने बातों को लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हमारा लिखित भाषा का स्वरूप कहलाता है। अब देखो इनमें क्या है ना, ये सृजनात्मक लेखन के पॉइंट में क्यों आए, क्योंकि देखो इनमें भी ना हम अपने आस पास के लैंग्वेज में देख सकते हैं कि आज हम बोलचाल की भाषा में ना बहुत चीजें चेंजेस देख चुके हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है कि पहले इंसान एक दूसरे से मतलब प्यार पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके या फिर बोल सकते हो सम्मान पूर्वक शब्दों का, आप लोग देखते होंगे कि आज के टाइम पे देखा होगा कि भाई हमें पता नहीं है कि किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए। आज एक दूसरे व्यक्ति को सम्मान पूर्वक देख के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, ना बात करते समय उनका जो टोन है वो लयात्मक या फिर बोल सकते हो लहजे में नहीं है, ठीक है? हम बड़े बुजुर्ग से भी अपने बोल सकते हो कि रास्ते में कोई बड़ा बुजुर्ग भी रहता है, तो हम उसे बोल मतलब कुछ तरीके से बोलते नहीं है जिस तरीके से पहले बोला जाता था, मतलब सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग ना करके ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग आज अपने जीवन में देख ही रहे हो। तो क्या है, हमारे बोलचाल की भाषा में भी ना अब हम धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं। हम अपने बोलचाल की भाषा में मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, जो हमारा बोल सकते हो कि आज हमारी जो भाषा है उसका परिवर्तन करके हम बोल सकते हो इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये भी तो हमारा बोलचाल की भाषा में सृजनात्मक व्यवस्था है ना। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट का। तो हमारा अगला पॉइंट है 10.3.2, लिखित भाषा और साहित्य भाषा। अब देखो लिखित भाषा और साहित्य भाषा की बात कर लेते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में लिखना होता है। लिखित भाषा में भी हम लिखते हैं एक भाषा का प्रयोग करके, साहित्य भाषा में भी हम लिखते हैं एक भाषा का प्रयोग करके। लेकिन इसमें क्या होता है, साहित्य भाषा में हमारा जो लिखने का तरीका है ना, वो हमारा परिवर्तन हो जाता है। हम साहित्य किसी चीज की लिखते हैं, तो उसमें हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे जो लिखने का तौर तरीका है साहित्य रूप में, वो किसी वर्ग या फिर बोल सकते हो किसी क्षेत्र या किसी संस्कृति या फिर किसी जाति या किसी धर्म पर व्यंग ना खड़ा कर दे, इस रूप में हम अपने साहित्य को लिखते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने बात कर लेते हैं, आप एक अपनी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मान लो कि टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो अपने घर पे एक क्वेश्चन का, तो वह आप रफली लिखते हो। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते हो, उसी क्वेश्चंस को आप क्या रफली लिख सकते हो? मतलब एक तरीके से लिखते हो, सजा के लिखते हो, सुंदर तरीके से लिखते हो। तो क्या है, तो वही है कि जो साहित्यिक भाषा है ना, इसमें हम साहित्य रचना देखते हैं एक भाषा के अनुसार। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो साहित्य भाषा है, चाहे वो इतिहास के रूप में हो, चाहे एक बोल सकते हो इतिहास दर्शन के रूप में हो, तो इसमें क्या है, हम लिखते हुए ये बात ध्यान में रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति या फिर किसी वर्ग या किसी जाति या फिर किसी धर्म या फिर किसी बोल सकते हो वर्ग को विभाजन तो नहीं कर रहा या फिर उस पर व्यंग तो नहीं कर रहा। वो हमारा
साहित्यिक भाषा है। यानी कि हम साहित्य लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उन भाषाओं का ध्यान में रखते हुए हम ये भी बात ध्यान में रखें कि जो हम साहित्य लिख रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को ठेस या फिर बोल सकते हो कि मतलब चोट तो आघात तो नहीं पहुंच रहा, वो हमारा साहित्यिक भाषा कहलाता है। ठीक है। अब लिखित भाषा की बात कर लेते हैं। तो लिखित भाषा जैसे कि हम लिख कर अपने बातों को प्रकट करते हैं, वो हमारा लिख एक भाषा के माध्यम से, वो हमारा लिखित भाषा है। हम इसमें क्या है, हम अपने भावनाओं को भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखित भाषा में हम अपने भावनाओं का प्रयोग अपने सामने वाले व्यक्ति के अनुसार कर सकते हैं। अब मान लो कि कई बार हम देखते हैं कि एक लेटर के माध्यम से हम अपने मतलब बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बॉर्डर फिल्म की बात कर लेते हैं। बॉर्डर फिल्म सभी ने देख रखा होगा। अब जैसे आर्मी जिस तरीके से अपने घर परिवार में लिखकर अपने पत्र बॉर्डर फिल्म में कैसे अपने भावनाओं को प्रकट करता था, वो भी एक लिखित भाषा है ना। ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक बोल सकते हो कि हमारा लिखित भाषा एक भावनाओं का भी स्वरूप है। ठीक है, यहाँ तक समझ समझ में आ गया। अब लिखित भाषा का जो प्रयोग है, हम शास्त्र, विज्ञान, कला, जनसंचार, इन सभी माध्यमों के माध्यम से लिखित भाषा का स्वरूप का विस्तार हम आसानी से देख पाते हैं। तो हमारा ये था लिखित भाषा का स्वरूप या फिर लिखित भाषा का स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक भाषा में विविधता, यानी कि 10.3 साहित्यिक भाषा में विविधता। देखो, साहित्य की भाषा में विविधता की बात कर लेते हैं। जो हमारा साहित्य रचना था उसमें अब विविधता क्या है, विविधता यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो पहली बात तो यह कि जो हमारा साहित्य होता था पहले ज़्यादातर हमारे सांस्कृतिक पे आधार पर, सांस्कृतिक के भाषा के आधार पर हमारा साहित्य टिका हुआ था। लेकिन अब ये बताओ, हमारा साहित्य संस्कृति पे टिका हुआ है? पूर्ण रूप से आज हमारी रचनाओं का क्या है, देवनागरी खड़ी बोली, अगर बोल सकते हो कि देवनागरी लिपि ने ले लिया, खड़ी बोली ने ले लिया। ठीक है। यानी कि हमारे आम चाल के बोल चाल के भाषा का वो स्वरूप ले लिया। तो हमारे साहित्य भाषा का जो विस्तार है, उनकी जो स्थितियां है, उसको हम देखने के लिए हम अपने जीवन में आसानी से देख पाते हैं कि इन साहित्य व्यवस्थाओं का जो विस्तार है, सांस्कृतिक में रूप में ही अत्यधिक रूप में परिवर्तन रहा। संस्कृति में पहले हम अपने सारे साहित्य की रचना देख सकते थे, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं संस्कृति का विलोपन धीरे धीरे होने लगा। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त तो होने लगा। ठीक है, इनविजिबल होने लगा। तो ये क्या है, हमारे साहित्यिक भाषा की विविधता है, यानी कि परिवर्तन स्वरूप है, यानी कि क्या है, बदलाव, यानी कि बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम अपने देख सकते हैं कि साहित्य का आधार भी ना व्यापार के रूप में होने लगा है। जो आज हम साहित्य लिखते हैं वो एक व्यापार का रूप धारण कर चुका है। किस रूप में, हमारी संस्कृति का ध्यान न रखकर हम अपने साहित्य रचना में हिंदी भाषा का विस्तार महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं या फिर देख पाते हैं। तो हमारा ये था साहित्यिक भाषा की विविधता, जो कि 10.3 है, ये क्लियर होता है। ओके एवरीवन। 10.4 सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूप, क्लियर है। तो हमारा अगला पॉइंट है 10.4 सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूप। यानी कि जो सृजनात्मक लेखन है ना, उसकी भाषा का विभिन्न रूप कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम इसमें आपके अब सृजनात्मक लेखन की भाषा देखेंगे। देखो, सृजनात्मक लेखन में हम अपने समय की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं कि जो हमारे लेखन क्रिया में समय समय पर परिवर्तन किया गया, वो हमारे जीवन में आज हम बदलते हुए देख सकते हैं। आज हम बोल सकते हो कि हमारे जो लेखन क्रिया में परिवर्तन किया गया, या फिर बोल सकते हैं कि स्थितियों में चेंजेस लाया गया, तो आज हम बड़ी मात्रा में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम क्या, आज हम अपने बोल सकते हैं वातावरण में अंग्रेजी भाषा का विस्तार देख सकते हैं ना। ठीक है, हर एक सेक्टर में अंग्रेजी भाषा का विस्तार महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। ठीक है, जिसके कारण क्या है, हमारा ये भी तो एक लेखन क्रिया के भाषा में सृजन सृजन व्यवस्था है ना। हम इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे विधाओं के अनुसार हमारा जो विकास है, उसकी भी स्थितियों का विस्तार हमें देखने को मिला है। ठीक है,
जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कहानी की भाषा हो गया, कहानी की भाषा का जो विस्तार हो गया, या फिर कहानी की जो भाषा में हमारी जो स्थितियाँ हो गई, उसके अनुसार भी हम महत्वपूर्ण रूप से अपनी स्थितियों को हम देख सकते हैं। भाषा और जो शब्दों का प्रयोग है, उसको हम अपने उपन्यास, हम अपने चित्र व्यवस्था, हम अपने बोल सकते हो कि सांकेतिक भाषा, या फिर बोल सकते हो रिपोर्टाज हो गया, ठीक है? तो इन सभी भाषाओं में हम सृजनात्मक व्यवस्था देख सकते हैं, ठीक है? सृजनात्मक व्यवस्था एक अपने आप में ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम समय-समय पर कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी पात्रों में अपने आप को अत्यधिक मात्रा में विकसित कर पाए हैं, ठीक है? कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, तो इनमें क्या है, आज एक तरीके से कहानी नहीं लिखा जाता, अलग-अलग भाषाओं का अलग-अलग बोल सकते हो कि तौर तरीके का स्थिति अपना लिया गया, ठीक है? कहानी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यही हमारा साहित्यिक लेखन की भाषा में विविधता है। तो हमारा पहला आ जाता है कि साहित्यिक लेखन की कला में जो भाषा है, वो क्या है? फीचर की भाषा। फीचर जानते हो क्या होता है? एनीवन टेल मी, फीचर जानते हो? कोई जानता है फीचर? हेलो? हेलो? ठीक है। देखो, फीचर एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि लेखन होता है, जो ज़्यादातर हमारे कम शब्दों और बोल सकते हो कम पेजेज़ का होता है, जो पूरी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। इसमें क्या है ना, एक निबंध के रूप में एक छोटा-सा निबंध का स्वरूप होता है। एक निबंध होता है मान लो 4 पेज का, तो ये लगभग 1 से डेढ़ पेज के अंदर-अंदर सारी बातें बोल देगा। यानी कि सारी महत्वपूर्ण बातों को फीचर लेखन में या फिर फीचर की भाषा में हम देख सकते हैं। फीचर लेखन वह लेखन है जिसमें हम एक बोल सकते हो भाषा का प्रयोग करके हम कम शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपने सारी बातों को प्रकट कर देते हैं, वो हमारा फीचर लेखन कहलाता है। इसमें ज़्यादातर एक पेज में अपनी सारी बातों को हम प्रकट कर देते हैं, ठीक है? और इसमें हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सरल और तथा बोल सकते हो कि आप क्या बोल सकते हो आसान, और बोल सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो बोले जाने वाले शब्द है ना, उन्हीं का प्रयोग हम फीचर लेखन में करते हैं, ठीक है? तो फीचर लेखन की जो भाषा है, सरल तथा सुगम और दैनिक जीवन में बोल-चाल करने वाली जो भाषा है, उसका प्रयोग करके कम शब्दों में की जाने वाली लेखन क्रिया को हम फीचर की भाषा के रूप में देखते हैं। क्लियर हो गया? हमारा अगला पॉइंट है 4.10.4.2, निबंध की भाषा। देखो, निबंध की भाषा है सृजनात्मक लेखन की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। निबंध है किसी विषय पर लिखा गया एक लेख कहलाता है। निबंध देखा भी होगा कि एक आलोचनात्मक भी हो सकता है, एक बोल सकते हो कि पानी मतलब जल जल बचाओ जीवन बचाओ, इस तरीके का भी हो सकता है। निबंध क्या है? एक विषय पर लिखी गई घटना के रूप में भी व्यवस्थित रूप में लिखा गया एक स्वरूप है, ठीक है? निबंध के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यात्रा के लिए निकलती रही जो बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, यानी कि जब हम किसी चीज की यात्रा करते हैं, तो हमारा जिस तरीके से हमारा जो बुद्धि है ना, मतलब उसे मनोरंजन से भरपूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से निबंध की जो लेखन क्रिया है ना, वो एक ऐसा लेखन क्रिया है जिसको हम पढ़कर मतलब हमारा जो बोलते हैं ना, कहाँ किसी चीज को पढ़ के हम बोर होते हैं, वो हमारा निबंध में ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्योंकि देखो, इसमें जो शब्दों का और ये भाषा का जो प्रयोग किया जाता है ना, सरल भाषा का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जो निबंध लिखा जाता है एक विषय पर, एक बोल सकते हैं एक ऐसे विषय पर लिखा जाता है जिसके अंतर्गत हम उसे पढ़कर हम अपने अंतर यानी कि हमारे मन की में चेतना का विसर्जन मतलब चेतना का उत्सर्जन हो सके, वो हमारा निबंध की भाषा कहलाती है। और ये निबंध की भाषा भी हमारे समय-समय पर परिवर्तनशील रहा है, यानी कि बदलता हुआ स्थिति में रहा है। तो क्लियर हो गया निबंध की भाषा यहाँ तक सभी को? ठीक है। और निबंध की भाषा का जो हम अर्थ महत्वपूर्ण रूप से समझे, तो यहाँ पे प्रसंग की भाषा, अर्थों की चेतना, ये सारी बातें क्या है, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको हर एक चीज आसानी से समझ जाते हो,
वो हमारी निबंध की भाषा है। ठीक है, आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में निबंध लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उस स्कूल टाइम में निबंध जो लिखा है, वो क्या कठिन शब्दों का प्रयोग होता था? सरल शब्दों का ही प्रयोग होता था ना? ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 10.4.3, कहानी का कहानी की भाषा। कहानी की भाषा तो आप लोग जानते हो कि भाई हम कोई भी कहानी लिखे, वो आपका सरल सरल रूप में लिखा जाता था। कहानी आपका बोल सकते हो प्राचीन रूप में भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दादी और नानी की कहानी सुनते होगे, दादी आपकी नानी सुनाती होंगी। ठीक है, सुना ही होगा, किसी ने तो सुना ही होगा। एनीवन, किसने किसने सुना है, टेल मी। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक कौन है कि जो अपनी दादी या नानी के घर पे जाते हैं तो नानी से कहानी सुनते हैं? टेल मी कि ऐसे कौन कौन से बच्चे अभी भी। कौन बोला? रजा। अच्छा, रजा। रजा, मीना और ममता, वेरी गुड, अच्छी बात है, गुड। देखो ये नहीं होता कि देखो हमारा क्या ना, कि इंसान बड़ा हो जाए लेकिन उसकी बचपना नहीं जानी चाहिए। जो इंसान अपने बचपना को खो देता है। हाँ बोलिए तन्नु। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो देखो वही है कि कहानी जो सुनाया जाता था आपके अनुसार, तो वो कहानी कौन सी भाषा, सरल होती थी भाई। और एक मनोरंजन तरीके से सुनाया जाता था कि सामने वाला बोर ना हो, मतलब अट्रैक्टिव सा कैसे सुनाया जाता था, मतलब आज हम किसी चीज को अट्रैक्शन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन देखो उस टाइम के हमारे दादा नानी पढ़े लिखे नहीं होते थे। ठीक है, फिर भी वो कहानी सुनाते समय हमें ऐसा लगता था जैसे कि उस जीवन में हमें बिल्कुल ही वो जीवन हम जी रहे हैं। परियों की कहानी होगी, या फिर बोल सकते हो चंदा मामा की कहानी होगी, या फिर बोल सकते हो भूत, कई बार भूत की भी कहानी सुना रखी है मेरी दादी नानी ने। तो वो भी अच्छा लगता था। तो हर एक चीज का ना, जो शब्दों का प्रस्तुतिकरण है, तो वो हमारा कहानी का जो भाषा का जो प्रयोग है ना, इसमें हम आधुनिक समय में देखा जाए कहानी की जो भाषा है, वो क्या है, समाज के रूप में लिखा गया एक स्वरूप है। समाज में जो हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसी रूप में हम अपनी कहानियों का प्रस्तुतिकरण कर दिया करते हैं। ठीक है, और जैसे रानी केतकई की कहानी है, जो इनकी रानी केतकई का मतलब यानी कि केकई जो थी ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो राम जी की सौतेली माँ नहीं थी केकई, जो 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया था, तो उस कहानी के रूप में भी वर्णन किया गया। तो हर एक कहानी का जो स्वरूप है, वो हमारे जैसे प्रेमचंद की कहानी हो गई, या फिर बोल सकते हो कि शतरंज का खिलाड़ी। ठीक है, प्रेमचंद का बोल सकते हो नमक का दरोगा हो गया, या फिर बोल सकते हो दो बैलों की कथा हो गई, या फिर प्रेमचंद की बोल सकते हो कि पूस की रात हो गई। ये सारी कहानी क्या है, सरल और बोल सकते हो कि हमारे जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो वो हमारा सबसे ज्यादा प्रेमचंद को, सबसे बड़ी बात बोला जाए तो प्रेमचंद की जो पीढ़ी है ना, वो रचनाकार में कहानी को सबसे ज्यादा प्रेमचंद को महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है। प्रेमचंद को ही कहानी का रचनाकार, या फिर बोल सकते हो कि मील के पत्थर के रूप में यहाँ पे समझे जाते हैं प्रेमचंद को। ठीक है, तो ये हमारा कहानी की भाषा है, जो कि समय समय पर भी इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन या फिर सृजन व्यवस्था देखने को मिला। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा 10.5 है सृजनात्मक लेखन का भाषा का महत्व। देखो सृजनात्मक लेखन का भाषा का महत्व क्यों होगा भाई, हम किसी भाषा में, लेखन भाषा में भाई सृजन क्यों देखेंगे? सिंपल सा लैंग्वेज है ना, कि हम अपने दैनिक जीवन में किसी व्यवस्था के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर हम किसी रचना में सृजन देखेंगे, किसी भाषा में क्या है, परिवर्तन देखेंगे। अब मान लो कि जाहिर सी बात है कि हमारे संविधान को परिवर्तन क्यों किया गया, संशोधन क्यों किया गया, यानी कि जरूरत था तभी ना। तो सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व क्या है, यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं, लेखन भाषा है, उसमें हम सृजन क्यों करते हैं? ताकि हमारे ज़रूरतों के अनुसार हम अपने लेखन क्रिया को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? भाषा की स्थिति बनी रहे, भाषा का जो मौत ना हो, या फिर भाषा का महत्व बना रहे, भाषा का भाव प्रकट जो बना रहे, इसलिए हम समय समय पर लेखन की भाषा में सृजनात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थिति हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? और भाषा का, लेखन भाषा का जो नवीनीकरण है, यानी कि एक नयापन है, उसमें नयापन लाने के लिए हम सृजन देख सकते हैं। अब देखो कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर नया आता है तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा अट्रैक्टिव सा हो जाता है ना।
फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास पुराना फ़ोन है, अगर नया फ़ोन आ जाता है तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना, हैप्पीनेस हो जाते हो ना? ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ, ठीक है, तो इसीलिए लेखन में भी एक नयापन लाने के लिए सृजन करना आवश्यक है, तो यही इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 10.6 का, भाषा का शिल्प से संबंध। यानी कि जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसके शिल्प से क्या संबंध है। तो कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, इन सभी का अपना अपना शिल्प व्यवस्था है, इन सभी का अपना अपना भाव है, इन सभी का अपने अपने भाव के अनुसार ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। नाटक जैसे बोल सकते हो फतांशी की शिल्प व्यवस्था में लिखी जाती है, अलग अलग नाटक अलग अलग भाषाओं के शिल्प में लिखी जाती है। ठीक है, तो इन शिल्प व्यवस्थाओं में क्यों लिखा जाता है, ताकि देखो शिल्प में इसीलिए लिखा जाता है कि वो जो रचना हो रखी है ना, उसमें एक जीवितपन आ सके। जीवितपन यानी कि एक रचना में जैसे बोल सकते हो कि कई बार आपने मूवी देखा होगा कि कुछ मूवी ऐसी होती है जैसे कि आपको रुला दे, रियलिटी में ऐसे मतलब फील होता है ना, होता है या नहीं होता। तो यही हमारा शिल्प व्यवस्था है कि हम हर एक चीज को एक मतलब उसको और ज्यादा सुसर्जित बनाने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इन शिल्प व्यवस्थाओं का हमारे रचनाओं में बेहद ही आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा 10.7 है सारांश। सारांश की बात कर लेते हैं तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट ही हो चुका है। सारांश का मतलब होता है कॉन्क्लूजन। देखो सृजनात्मक लेखन की जो भाषा है इस अध्ययन में हमने कौन देखो सारांश का मतलब जैसे मैंने बताया कि कॉन्क्लूजन होता है। कॉन्क्लूजन का मतलब होता है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़ी, किस चैप्टर, ये चैप्टर किस पे डिपेंड था। जैसे कि आपने 9th और 10th में साइंस की बुक देखी होगी, तो साइंस की बुक में आपका ब्लू बॉक्स में एक समरी होता था कि उस पूरे चैप्टर का एक समराइज होता था कि इंपॉर्टेंट बातें मतलब उस बॉक्स में लिखी होती थी। तो सारांश भी क्या होता है, एक चैप्टर का एक बोल सकते हो कि समरी होता है कि इस चैप्टर में आपने कौन कौन सी बातें पढ़ी है और कौन कौन से बातों का यहाँ पे उस उदाहरण के रूप में आपने समझा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आम बोलचाल की भाषा से लेके हमने रचना के स्थिति से लेके समाज और इतिहास की रचना के रूप में भी हमने सृजन व्यवस्था की स्थिति देखा। जो लेखन क्रिया में सृजन करना आवश्यक है समय अनुसार पर, ताकि एक लेखन क्रिया में एक नयापन आ सके और ज़्यादा वो बेहतर हो सके, इसलिए सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका सारांश। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि अब कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स है वो आपको कवर कर चुके हैं, वो सारे आपका ये जो आपका कोर्स है वो अब कंप्लीट होता है। बाकी सभी चैप्टर्स के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप सभी चैप्टर्स जाके डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक पे जाके विजिट करके उस चैप्टर को देख सकते हैं। ओके एवरीवन, बाकी ये आप लोगों का कोर्स जो कि है कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।